अपराध और अपराधी कई तरह के होते हैं। कुछ को आप आसानी से पहचान सकते हैं तो कुछ को आप शायद कभी नहीं पहचान सकते हैं। कारण यह है कि वो करता तो अपराध है लेकिन अपराधी दिखता नहीं है और लोग यही मात खा जाते हैं। जो कुछ भी हो जाए, एक अपराधी अपने अपराध को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसने जो किया है वह सही किया है। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा भी अपराधी था जिसे लगता था कि वो जो कुछ भी किया है वो अपराध नहीं है। जी हाँ, आज बात करेंगे चार्ल्स शोभराज की, जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से भी जानती है। 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह सिटी में जन्मे चार्ल्स शोभराज की मां वियतनाम में ही एक दुकान चलाती थी। उनका नाम ट्रोंग लोआंग फून था। चार्ल्स के पिताजी का नाम शोभराज हाथचंद भवनानी था। वो भारतीय सिंधी व्यापारी थे जो उस वक्त वियतनाम बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उन्हीं के संतान हुए चार्ल्स शोभराज। हालांकि चार्ल्स के माँ बाप ने कभी शादी नहीं की। कुछ दिनों के बाद ही चार्ल्स के फादर ने उन सबको छोड़ दिया और फिर चार्ल्स अपने माँ के पास रहने लगे। कुछ सालों के बाद चार्ल्स की माँ का अफेयर एक फ्रेंच आर्मी के साथ हो जाता है और वो उनसे शादी कर लेती है। फिर पूरा परिवार फ्रांस में ही रहने लगता है। फ्रांस में रहने के दौरान ही चार्ल्स को वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। फिर उनकी माँ को उनके फ्रेंच हस्बैंड से बच्चे होते हैं। तब चार्ल्स को लगता है कि फैमिली में उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है और इसी खुन्नस में वो घर छोड़ देता है। परिवार से दूर होते ही चार्ल्स की जुर्म के दुनिया में दखल बढ़ने लगी। अब वो छोटे मोटे क्राइम जैसे कि बाइक या कार चुराना शुरू कर दिया था। पहली बार जब उसको साल 1963 में जेल हुई तब वो सिर्फ 19 साल का था और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। उसे पेरिस के एक जेल में बांध करके रखा गया था। फिर कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया गया। उसने अपने पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप किया हुआ था कि सामने वाले को मैनिपुलेट करने में उसको ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता था। उसी जेल में उसने वहाँ के एक वॉलंटियर फेलिक्स एस्कॉन को पटाया। फेलिक्स काफ़ी अमीर था, सो चार्ल्स जेल से बाहर आने के बाद उसके साथ पेरिस के हाई सोसाइटी में जाने लगा और वहाँ के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। चार्ल्स उन सभी को ड्रग सप्लाई करता था। उसी दौरान चार्ल्स एक पारसी लड़की सेंटाल कोम्पैगनोन से मिला और उसको डेट करने लगा। वो दोनों शादी करने वाले थे लेकिन चार्ल्स को पुलिस ने शादी वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। कारण यह था कि वो जिस कार को ड्राइव कर रहा था वो चोरी का था। फिर भी सेंटाल चार्ल्स ने अपना रिश्ता बनाए रखी और वो उनको मिलने के लिए जेल में आती रही। 8 महीने के बाद जब चार्ल्स जेल से छूटा तब उन दोनों ने शादी की। इतना सब कुछ हो रहा था और इसी दौरान चार्ल्स का क्राइम ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा था। सेंटाल उनको कई बार मना करती मगर उसके मुंह में तो खून लग चुका था। साल 1970 में वो वापस गिरफ्तारी के डर से सेंटाल को लेकर एशिया देशों में रहने लगा। ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों से होते हुए वो उसी साल मुंबई पहुंचा। मुंबई में ही सेंटाल ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रखा उषा। भारत में आने के बाद वह एक फ्रेंच सोसाइटी से जुड़ गया। चार्ल्स एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से किसी के साथ भी मेलजोल बना लेता था। उसने यहाँ के अमीर लोगों में अपनी पहचान बना ली थी। सेंटाल तो एक सुंदर और आकर्षक दिखने वाली महिला थी ही, उसके साथ ही एक प्यारा सा बच्चा भी था। इसके कारण
लोगों ने उनका चाय और पार्टी देकर स्वागत किया। अब चार्ल्स अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अब वो ड्रग के बिजनेस से गैम्बलिंग में आ गया और फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे हथियार को भी चुरा कर बेचने लगा। साल 1973 में वो दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित होटल अशोका में रुका हुआ था। उसने दिल्ली के होटल अशोका के ऊपर छत तोड़कर चोरी की। उसने मालिक के कनपट्टी पर बंदूक रखकर तिजोरी से सारे पैसे और आभूषणों को बैग में भरा और चंपत हो गया। वह दिल्ली हवाई अड्डे पर मुंबई जाने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां कस्टम अधिकारियों की जांच के दौरान उन्हें कुछ संदिग्ध लगा। इसीलिए उन्होंने बैग से भरा लूट का सारा माल जब्त कर लिया। चार्ल्स पकड़े जाने के डर से भाग निकला, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे जेल भेज दिया गया। चार्ल्स को जब दिल्ली के जेल में डाला तो चार्ल्स यहाँ से भागने का प्लान पहले से ही बना चुका था। जैसे ही वह जेल पहुँचा तो पेट में तेज दर्द का बहाना किया। पुलिस ने उसे यहाँ एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से वह लोगों को चकमा देकर भाग निकला। वहाँ से भागने के तुरंत बाद वो अफ़गानिस्तान भाग गया। वहाँ भी चार्ल्स टूरिस्टों को लूटने का काम करता था। लूटते समय वह इस बात का खास ख्याल रखता था कि कैसे भी उसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट और वीज़ा मिल जाए, ताकि उसे कहीं भी जाने में प्रॉब्लम ना हो। अब चार्ल्स लोगों को लूटते समय बेहोश करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो ड्रग का इस्तेमाल करता था। ऐसा ही एक वाक़या हुआ काबुल में। तब वह अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर ईरान भाग गया। सेंटाल वापस फ्रांस चली गई और लौटकर कभी नहीं आई। चार्ल्स शोभराज ने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया था कि सामने वाला उसे बात करने से भी घबराता था। उसका फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर बोलने का तरीका, हर चीज़ में मौन वो उस्ताद था। उसके पास एक और मार्क हथियार था भाषा के रूप में। वो एक साथ कई भाषा बोल सकता था, मसलन इंग्लिश, फ्रेंच, वियतनामी, हिंदी और थाई। वह शब्दों का इतना जाही इस्तेमाल करता था कि सामने वाले बस देखते ही रह जाते थे। वो इसका उपयोग अपने जेल के दिनों में खूब करता था। सिक्योरिटी गार्ड्स को वो इस तरह मैनिपुलेट करता था कि उनको जेल के अंदर ही 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटी मिलने लगती थी, वो भी बिना कोई रुपया पैसा के। 1970 के दशक में उसने विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वह उनका मित्र बनकर उनको नशीली दवाइयाँ देता था, फिर उनकी हत्या कर देता था। एंड्री नाम की एक थाई लड़की को वह अपना दोस्त बनाया और साथ मिलकर क्राइम करना शुरू कर दिया। उस वक्त वह थाईलैंड में था। साल 1975 में चार्ल्स द्वारा किया गया पहला मर्डर रिकॉर्ड हुआ, जो एक लड़की का था। पटाया के बीच पर एक लड़की मरी हुई पाई गई, जो बिकनी पहनी थी और उस पर फूल बना हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसे ड्रग का ओवरडोज दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 16 दिसंबर 1975 को पटाया के एक रिसोर्ट में 2 और लाशें मिली। यह दोनों लाश भी बिकनी पहनी लड़की का था, जिसके ऊपर फूल बना हुआ था। अब वहाँ का पुलिस प्रशासन यह समझ चुका था कि यह कोई सीरियल किलर है जो लड़कियों को ड्रग देकर मारता है। इसीलिए थाईलैंड पुलिस ने उसे नाम दिया द बिकनी किलर। एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स ड्रग का इस्तेमाल लड़कियों को बेहोश करने के लिए करता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कितना डोज दिया जाए। इसीलिए ओवरडोज के चक्कर में लड़कियों की मौत हो जाती थी। 1972-76 के बीच उसने 24 लोगों की हत्या की थी। चार्ल्स को अब लग गया था कि यहाँ रहना अब मुश्किल है, क्योंकि पुलिस पता लगा ही लेगी
इसीलिए वो इस घटना के 2 दिन बाद ही 18 दिसंबर को किसी दूसरे टूरिस्ट का पासपोर्ट चुराकर थाईलैंड से नेपाल चला गया। एंड्री भी उसके साथ ही था। नेपाल आने के तीसरे दिन ही उसने 2 महिला टूरिस्टों को मारा। एक थी कनाडा की और दूसरी थी अमेरिका की। जब वहां पुलिस ने कार्रवाई तेज किया तो चार्ल्स के पुराने फ्रेंच साथियों ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दिया और वो सब फ्रांस भाग गए। इसके बाद वो वापस इंडिया आया और इजराइल की एक स्कॉलर से उसका पासपोर्ट लेने के चक्कर में उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद मार्च 1976 में वह वापस थाईलैंड गया, यहाँ यह जानते हुए कि पुलिस उससे पूछताछ करेगी। वैसा ही हुआ, पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ भी किया, लेकिन मामले को गुप्त ही रखा गया, उसे जाने दिया। इसके पीछे का कारण था कि थाईलैंड का टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्टेड ना हो। जुलाई 1976 में चार्ल्स वापस इंडिया लौटा। यहाँ वह दिल्ली के फ्रेंच स्टूडेंट के एक ग्रुप का टूर गाइड बन गया और दस्त की गोली बोलकर ड्रग दे दिया। सब स्टूडेंट बेहोश हो गए। 1-2 थे जो थोड़े होश में थे। उसने जैसे तैसे पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस उसको तिहाड़ जेल भेज दिया। उस पर ट्रायल चला और फिर इजरायली टूरिस्ट के मर्डर के आरोप में उसे 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। 17 फरवरी 1997 को चार्ल्स शोभराज को भारत सरकार ने रिहा कर दिया और उसे वापस फ्रांस भेज दिया। फ्रांस में उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी के जैसा हुआ। वह इंटरव्यू देने और अपने ऊपर बुक लिखने वालों से मोटी रकम लेना शुरू कर दिया और पत्रकार देते भी थे। एक रिपोर्ट की माने तो एक प्रोड्यूसर से उसने अपने लाइफ पर फिल्म बनाने के लिए $15 मिलियन की मांग रखी थी। यह रकम रुपये में लगभग 110 करोड़ की हो जाती है। 17 सितंबर 2003 को चार्ल्स शोभराज एक जर्नलिस्ट को काठमांडू की सड़कों पर दिखता है। वह जर्नलिस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। नेपाल में सज़ा काटने के दौरान 2008 में चार्ल्स ने बहुत ही छोटी आयु की एक नेपाली लड़की निहिता विश्वास के साथ जेल में ही शादी कर ली। निहिता और उसके परिजन चार्ल्स के साथ उसके संबंध को अपनी रजामंदी दे चुके थे। एक कुख्यात अपराधी होने के बावजूद चार्ल्स को जो लोकप्रियता हासिल हुई वह अपने आप में बहुत बड़ी है। अपराधों और हत्याओं जैसी वारदातों को अंजाम देते हुए चार्ल्स ने जिन तकनीकों और रणनीति का प्रयोग किया वह अपने आप में हैरानी पैदा करने वाली भी है। जब वो आज़ाद होता था तो पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे रहती थी और जब वो कैद में रहता था तो पुलिस वालों की नींद हराम रहती थी। ज़रा सोचिए कि कोई शख्स 1 साल में लाखों डॉलर कमा ले और उसकी ज़िंदगी इस संतोष के साथ जेल में बीते कि एक दिन वह जेल से छूटेगा और फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट आएगा। वह किस तरह का इंसान होगा। चार्ल्स शोभराज अभी काठमांडू के जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। उसे ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है और अभी फिर से उसे एक ऑपरेशन करवाना है। जेल के अंदर कुछ दिनों पहले तक वो अपना खुद का खाना बनाता था। उसकी अब ये शिकायत है कि उसे जेल के अस्पताल में खाना नहीं बनाने दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले उसने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में डाइट अलाउंस को लेकर अर्जी भी डाली थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में चार्ल्स शोभराज ये भी बताया है कि सर्जरी में बचा तो वो दोबारा जल्द छूटने की अर्जी लगाएगा। 75 साल की उम्र में उसके पास पेरिस जाकर रहने का पूरा प्लान तैयार है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।